मैं सेकंड राउंड के अंतर्गत डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि माना की घटना बड़ी थी और जैसा डॉक्टर भदौरिया ने अभी बताया है कि बहुत बार इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, डेथ पॉइंट से भी लोगों को गुजरना पड़ता है, लेकिन उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन शायद कुछ परसेंट ही ऐसा होता है कि जबकि चिकित्सक स्वयं इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि उसे सुसाइड करना पड़े, और इसी तरह का ये मामला भी रहा। अभी आपके माध्यम से पता लगा 3 या 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और बीती रात ही मुख्यमंत्री साहब ने भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक बुलाई है। उस बैठक के अंतर्गत भी उसकी पूरी समीक्षा की गई है, और समीक्षा के अंतर्गत ये तय किया गया कि सेम डे ही उन्होंने वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्हें वहां से चेंज कर दिया गया है, उपाधीक्षक है उन्हें वहां से बदल दिया गया है, और एसएचओ जो है उसे एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या उन 3 लोगों के लिए अपनाई गई ये प्रक्रिया क्या पर्याप्त होगी उन्हें न्याय दिलाने के लिए? उस पीड़िता ने जो अपना सुसाइड पॉइंट का जो नोट लिखा है, जिसके अंतर्गत ये लिखा है कि शायद इसके अलावा उसके पास कोई जरिया नहीं था, शायद मौत ही उसकी बेगुनाही का सबब बन जाए। बहुत सारे अखबारों ने, आज इंडिया टाइम्स ने भी अपना संपादकीय बनाया है कि उसे क्या है, उसे बेगुनाही की अपेक्षाएं हैं, सरकार से अपेक्षाएं हैं, डिपार्टमेंट से अपेक्षाएं हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये धारा लगाया जाना और धारा के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वही लोग गिरफ्तार होने के अधिकारी थे, या कुछ और लोगों को बचाए जाने की भी सरकार की कोशिश रही है? राकेश जी, डॉक्टर्स को प्रताड़ना और अस्पतालों में तोड़फोड़, रोगी की परिजन, जब रोगी के परिजन उसकी आशा के अनुरूप अगर मरीज का आउटकम नहीं होता है, मरीज हर हालत में ठीक होना चाहिए, वो सोचता है। और हमारे समाज में भी एक वो है कि डॉक्टर भगवान है। भगवान हमारे आम पब्लिक के जहन में ये होता है कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है। भगवान चाहे तो गरीब को अमीर बना सकता है, लंगड़े लूले को दौड़ा सकता है, और आम धारणा ये है कि भगवान सब कुछ करता है। अब आम पब्लिक में ये है कि भाई धरती के भगवान डॉक्टर हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस मिथक को तोड़ना चाहिए। डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भी आप जैसा ही एक इंसान है। यहाँ पे वो आम पब्लिक का रक्षक है, भक्षक नहीं है। और वो प्रयास करता है, जब आम पब्लिक या आम आदमी बीमार होता है, उसको पीड़ा आती है, तो उस पीड़ा को अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उस पीड़ा को दूर करे और रोगी को आराम पहुंचाए। अब भगवान का दर्जा देने से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और वो ये सोचते हैं अगर मेरा मरीज मृत हो गया तो भी मैंने मेरे 35 साल के लंबे जीवन में ये चिकित्सा पेशा किया है। उसमें अनेक बार सुनने को मिलता है जब हम कहते हैं मरीज़ की भाई कंडीशन अच्छी नहीं है, मरीज़ को ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इसके जीवन के सारे कारक जो है वो डिस्टर्ब हैं, तो मरीज़ के अटेंडेंट जो भी आते हैं साथ में वो यही कहते हैं डॉक्टर साहब कितने भी पैसे लग जाएं, कुछ भी हो जाए तो आप मेरे मरीज़ बचना चाहिए। खुला ऑफर दे देते हैं। खुला ऑफर दे देते हैं। वो ये सोचते हैं, उनके मन की भावना ये होती है कि हो सकता है पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर कोई पूरा इलाज नहीं करे और मेरा मरीज जो है वो निकल जाए। कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप नहीं तो साहब कोई ऐसी संस्थान बता दीजिए जहाँ पे मैं ले जाऊँ, चाहे इसको कितने ही पैसे लगे मेरे, पर मेरे मरीज को बचा दीजिए। तो वो उसके मन में एक ये बात है कि डॉक्टर कर सकता है। अगर मेरा मरीज किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है तो इसका मतलब डॉक्टर कर तो सकता था लेकिन किया। और उसमें स्वाभाविक एक तो वो उसका परिजन जाने का दुख, और दूसरा उसके जहन में एक ही फीडबैक कि डॉक्टर ने नहीं किया, तो वो स्वतः ही आक्रोशित हो जाता है। और वो अनेक तरह के दोषारोपण वहाँ के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों और संस्थान अस्पतालों पे लगाना शुरू कर देता है। गुस्से में वो जो है फिजिकल मतलब मार पिटाई पे उतारू हो जाता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को जो है तोड़ फोड़ कर देता है, अनेक तरह का वो करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भगवान से अपन प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं आपके सवामणि करूँगा या ये करूँगा, कई बार वो काम नहीं होता। हमारी सभी मनोकामनाएं हम भगवान के से जो करते हैं, सच्चे मन से भी करते हैं, तो भी पूर्ण नहीं होती। लेकिन भगवान की मूर्ति को तो काट के नहीं फेंकता, वो ये सोचता है कि भाई नहीं नहीं ऐसा ही होना था, विधि का विधान था। तो अगर डॉक्टर को भगवान मानते हो तो वहाँ भी आप ये सोचे कि मैं जहाँ पे लाया हूँ मेरा विश्वास था, वहाँ लेके आया हूँ,
और जिस अस्पताल में मुझे विश्वास था उस अस्पताल में लेके आया हूँ। डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, नहीं हुआ तो कोई नहीं, विधि का विधान है, वो उस डॉक्टर को ही मारने लग जाता है, उस डॉक्टर के जो है हाथ पैर तोड़ देता है, सर फोड़ देता है। और इतनी मानसिक प्रताड़ना देखते हैं कि जो थोड़ा सेंसिटिव आदमी होता है, थोड़ा सा जो है हल्का जो है वो वीक होता है मानसिक रूप से, तो वो जो है इस मानसिक प्रताड़ना को सहन नहीं कर सकता। इस वजह से यही वाक्य इसमें हुआ जब एक बहुत बड़ा मोह आपके संस्थान के बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगा रहा है, हत्यारा है, हत्यारणी है, इसको तो जीने का अधिकार नहीं है, इसको मरना चाहिए। उसके बच्चे भी वहीं रहते थे, वो सुन रहे हैं, उसका हस्बैंड भी वहीं है, वो सुन रहे हैं, उसका और जो उनके वैल विसर थे वो भी सब वहीं थे। उसकी कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई, उसके सारे मान सम्मान को, उसने जो इज्जत कमाई इतने सालों में अपनी मेहनत से, उसको तार तार जब होते हुए देखता है तो आदमी क्या करेगा। उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। वो ये कह रही है कि ये स्वाभाविक कॉम्प्लिकेशन है, आपका मरीज जो है ये चौथी डिलीवरी हो रही है, 1 साल पहले इसको सिजेरियन से 2 बच्चियां हुई हैं, वो भी उसी चिकित्सालय में डॉक्टर अर्चना के द्वारा करवाई गई थी जी। वो 12 महीने के अंदर दोबारा जो है डिलीवरी के लिए आई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई है लालसोट में, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दौसा भेजा है। दौसा ने मरीज की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होने की वजह से उनको जयपुर भेजा है, SMS मेडिकल कॉलेज जनाना हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। वहाँ उन्होंने जब उसको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन किया, उसकी दशा के बारे में मरीज के रिश्तेदारों को बताया तो डर गए, वो सोचे मेरा मरीज तो बहुत ही खतरे में है। उन्होंने वापस डॉक्टर जो है इसको अर्चना से बात की है, और अर्चना से जब बात की तो उससे रिक्वेस्ट किए है कि आप ही हमें तो बचा सकते हो, हम तो आपके पास आ रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, चलो आप आ जाओ, मैं देख लेती हूँ और मैं पूरा प्रयास करती हूँ। उसने उनको देखा है, टाइम से उसका जो आवश्यक जो स्टेप लेने थे वो लेते हुए उसका सिजेरियन किया है। स्वाभाविक रूप से वो जो गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन होना था वो नहीं हुआ, उसके संकुचन की जो उपलब्ध दवाइयाँ थी वो भी दी गई, और जो मैनुअल प्रोसीजर जो करने थे या जो भी कुछ करना था उन्होंने पूरा प्रयास किया, 2-3 घंटे तक झूठती गई। डॉक्टर साहब वैसे तो आपने सारा सब कुछ बताया, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि वो वर्ड बार बार यूज हो रहा है, एक तो है कॉम्प्लिकेशन और दूसरा है नेग्लिजेंस। ये 2 चीजें यदि व्यक्ति आराम से समझ ले तो मुझे नहीं लगता है कि मोह खट्टी होगी, कोई क्राउड आएगा और ये हालात पैदा होंगे। इसे आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि जैसा कि आप बता ही रहे हो कि इस तरह से संकुचन होगा और इंजेक्शन लगेगा, क्या लगेगा, तो क्या है 2 वर्ड, इसको थोड़ी सी व्याख्या कीजिए। देखो राकेश जी, कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंस 2 भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। आम आदमी को इसके बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और आम पब्लिक में ये बात अच्छी से समझ में आनी चाहिए, विशेष तौर से युवा पीढ़ी को, कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, नेग्लिजेंसी क्या है। नेग्लिजेंसी तो ऐसा है कि जैसे पेशेंट इलाज के लिए आया और डॉक्टर ने उसको देखा नहीं या कोई इस तरह का कार्य किया, उसकी वजह से मौत हो गई, उसको जो करना चाहिए था, जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया, वो नेग्लिजेंसी में आती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, हर बीमारी और हर सर्जरी के साथ कॉम्प्लिकेशन साथ होता है। जैसे इसी केस की बात करें, इस तरह की लेडी जो कि एनीमिक थी, वीक थी, मल्टीपैरा थी, उसको 4थी या 5वीं डिलीवरी हो रही थी, जिसकी गर्भाशय की मांसपेशियां बहुत कमजोर थी, इस तरह की मरीज में पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब बच्चे के बच्चेदानी से बाहर आने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कॉमन है। और इससे 34% डेथ, जो मैटरनल डेथ होती है विशेष तौर से, वो 34% PPH से होती है। इसी वजह इतनी भयंकर वो है। अब ये अगर बात मरीज के परिजनों को, आम पब्लिक को और पुलिस और पत्रकारों को अगर ये अच्छी बात समझ में होती तो शायद मैं ये सोचता हूँ कि वो ये हंगामा नहीं करते, इतना जो है उदंडता नहीं करते, इतनी मानसिक प्रताड़ना नहीं करते डॉक्टर को, और ये डॉक्टर जो अर्चना शर्मा है वो आत्महत्या नहीं करते। लेकिन वो उस चीज़ के बारे में जानते नहीं, या जानते थे तो जानबूझ के उनका कोई इंटेंशन मेलाफाइड था जो कि ऐसा किया। और धारा 302 तो राकेश जी मैं ये बताता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का 2013 का आदेश है, जिसमें कुछ संशोधन होकर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डॉक्टर पे जो है ना सीधा 302 का मुकदमा दर्ज कभी नहीं किया जाए। अगर मृतक के परिजन कोई उसकी नेग्लिजेंसी की शिकायत करते हैं तो
जो भी इंक्वायरी ऑफिसर या जो इंक्वायरी एजेंसी है उसको वो केस 304A में दर्ज करते हुए उस प्रकरण को जो जिला स्तर पे जो मेडिकल की कमेटी बनी हुई है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन उसको रेफर करके और उनका ओपिनियन लेना चाहिए समस्त प्रकरण को। और ये बाकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है, हमारे नेशनल मेडिकल काउंसिल के निर्देश हैं कि वो जिला स्तरीय कमेटी विद इन 15 डेज 2 वीक के अंदर उसकी रिपोर्ट देगी। अगर जांच एजेंसी या इंक्वायरी ऑफिसर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो राज्य स्तर पे एक कमेटी और बनी हुई होती है, वो उसको इस सेकंड ओपिनियन के लिए भेज सकता है और उसकी भी बाध्यता है कि वो 2 सप्ताह में उसका जवाब जांच की जो एजेंसी है उसको देना है जी। तो ये सब प्रक्रिया अपनाने के बाद में और ये सारी जांच करने के बाद में अगर लगे कि वास्तव में डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है तो आप उसमें धारा 302 जोड़ दीजिए। ये एक प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि ये प्रक्रिया है कि 302 में केस दर्ज कर दो और उसके बाद में जो है आप जांच करेंगे, अगर 302 का मामला नहीं है तो अपन 304A लगा देंगे। आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और मैं समस्त आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आज किसी, चाहे वो चिकित्सक को छोड़ी किसी भी आम आदमी पे धारा 302 का FIR दर्ज होगी तो पुलिस उसको क्या करेगी, उसको तुरंत अरेस्ट करेगी और उसकी जमानत जो है सेशन कोर्ट या यहाँ तक नहीं होगी, उसकी जमानत जो है हाई कोर्ट होगी। वो अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में कितने दिन में जमानत होगी कि नहीं होगी, इतने दिन वो आदमी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में होगा। उसने जिंदगी भर जो मान सम्मान कमाया है वो सारा जो है उसका खत्म हो गया। क्या वो निर्दोष साबित होगा आने वाली जांच में तो उसका मान सम्मान लौटाया जाएगा? नहीं। यानी मीडिया की जो सुर्खियां बन चुकी हैं वो कभी वापस नहीं हो सकती। एक आम तौर पर जब इस तरह के मामले आ जाते हैं तो चूंकि आप काफी लंबे समय तक आप गवर्नमेंट में PMO भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर उसे APO कर देना, उसको ट्रांसफर कर देना या कुछ समय के लिए उसे लाइन हाजिर कर देना, क्या ये पर्याप्त है? या इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी जिसमें रही है पुलिस की, या मैं कहूँ मिलीभगत भी हो सकती है इसके अंतर्गत, कुछ असामाजिक तत्वों का बोलबाला भी इसमें हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या गृह विभाग को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए? राकेश जी, ये प्रशासनिक फेल्योर है। इस तरह के पुलिस अधिकारी को, CI स्तर के अधिकारी को क्या ये पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था और उसमें क्या दिया हुआ है? और मेडिकल जो हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने सितंबर 2021 में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सर्कुलर भेजा है कि डॉक्टर की अगर इस तरह की कोई नेग्लिजेंसी की FIR क्लोज होती है तो 304A में होगी। उसको निश्चित रूप से इस बारे में पता होगा, मुझे ही पता है, लेकिन धारा 302 में दर्ज करने का उसका उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि डॉक्टर को इतना मानसिक प्रताड़ित करो कि वो डर जाए और डरने के बाद में वो निश्चित रूप से जो है ना हाजिर हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार का तरीका है, रुपये ऐंठने का तरीका है। ये कितने सालों से, कोई 5-10 साल से ये इस तरह के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं, उसको टर्मिनेट करिए। क्या इंक्वायरी करोगे आप? वो तो ऑन पेपर है कि उसने 302 में जो है केस FIR दर्ज की है जो कि 304A में होनी चाहिए थी और उस 302 की वजह से उस चिकित्सक ने जो है इतना वो हताशा में गई उसने सुसाइड कर ली। है कि वार्ता महज एक वार्ता बन के ना रह जाए बल्कि उस पॉइंट तक पहुंचा जाए जिसके लिए पब्लिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने जो बात बताई निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का एक चैनल डेवलप हो चला है और उस चैनल का ही परिणाम है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को सुसाइड करना पड़ा, अपनी मान प्रतिष्ठा को तार-तार होते हुए परिवार के सामने देखना पड़ा। और जब कभी भी इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी तो इसी तरह से मीडियाबाजी कहें या पुलिस की नेग्लिजेंसी कहें या एक गिरोह के पनपने के अंतर्गत जो ये चीजें पैदा हो रही हैं उसी का ये परिणाम है कि ये घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं डॉक्टर भदौरिया से अगला सवाल करूं उससे पहले विभिन्न समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या कहती हैं और राजनीतिक दखल से घुटनों के बल पुलिस प्रशासन, ये उन्होंने टाइटल दिया है और टाइटल छोटा नहीं है। मैं समझता हूं इसके ऊपर एक लंबी व्याख्या हो सकती है जो उन्होंने बेबाक अपनी बात को लिखा है। यदि मीडिया बिना सोचे समझे इस सुसाइड वाले मामले को 302 को हाईलाइट कर सकता है तो कलमकारों में कुछ ऐसे कलमकार भी हैं जो कि बेबाक अपनी बात को इस अंदाज में भी रख सकते हैं। आप कहते हैं कि राजस्थान के दौसा के एक निजी अस्पताल की मालकिन डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक और मौजूदा समय के संगठन के प्रदेश सचिव जितेंद्र गोटवाल और राम मनोहर बैरवा को गिरफ्तार कर 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है।
पुलिस का आरोप है कि गोटवाल और बैरवा ने दौसा की लालसोट पुलिस पर दबाव बनाया था, इसलिए पुलिस को डॉक्टर अर्चना के विरुद्ध एक प्रसूता की हत्या का मुकदमा धारा 302 में दर्ज करना पड़ा। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने 28 मार्च को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जब जनता का दबाव आया तो 302 की धारा को हटा लिया गया। क्या राजस्थान की पुलिस इतनी कमजोर और विवेकहीन हो चली है कि उस पर कोई भी दबाव बनाकर उसे कुछ भी करा सकता है? इस प्रकरण से तो यही लगता है कि पुलिस का अपना कोई विधान है ही नहीं, ना ही उसके कोई नियम है, ना ही कोई कायदे कानून है। उसे भीड़ का भय दिखाओ और किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो। प्रदेश में अपराधों के बढ़ने के पीछे यह कानून व्यवस्था का एक सबसे बड़ा फेल्योर है। जो अभी आपने कहा है वो ये कलमकार भी कह रहा है। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इस बारे में मैं आगे आपको और बताना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई केस होता है ना, तो अगर मीडिया उसको प्रॉपर तरीके से अगर बना के और पब्लिक में देती है तो उसका बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है। और वही मीडिया अगर गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करती है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जी। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने हमेशा गलत ही काम किया हो, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कई ऐसे केसों को उन्होंने इतना हाईलाइट किया था कि उन लोगों को सजा मिली, इनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन कई जगह कुछ गलत भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे कहने में कोई झिझक नहीं है जी कि मीडिया भी कभी कभार इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है और वो दबाव डालती है इन चीज़ों पे कि हम आपको पब्लिकली एक्सपोज कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे। इस तरह की चीज़ें भी मीडिया और सोशल मीडिया, मैं अकेला मीडिया का मतलब ये नहीं है कि बड़े चैनल ही हैं, छोटे छोटे जो चैनल या छोटे छोटे जो सोशल मीडिया जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं या और कोई छोटे और भी हैं, उनमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मैं तो मीडिया से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कुछ संवेदनाएं उन लोगों में भी होनी चाहिए, जैसे डॉक्टरों से उम्मीद रखते हैं, मीडिया वालों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनमें भी एक मानवता, ये चीज़ों की भावना होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अब जो गलत चीज़ हो रही है वो रुकेगी, जो अच्छी चीज़ हो रही है वो और अच्छी होगी। निसंदेह जो लोग अभी इससे इंदौरिया टाइम्स से मुखातिब हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बड़े पोलाइट वे में इस बात को कहा है, विनम्र निवेदन जैसा शब्द यूज किया है कि कहीं मीडिया इनके भी किसी वक्तव्य को किसी दूसरे रूप में ना देख ले, ये हमें एक विचार करना होगा। मेरे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं, मैं उन लोगों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया एक मीडिया शब्द के ऊपर हावी होता चला जा रहा है, जिसके पास ना कोई एंकर है, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई जानकारी है, ना कोई आरटीआई है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिला उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टाइटल या कुछ ऐसा थंबनेल बना करके उसे प्रसारित कर देते हैं, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। एक गॉड मेडलिस्ट डॉक्टर ने आत्महत्या करके इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि आपकी लेखनी में वो ताकत है, आपकी लेखनी किसी को जीवन दे सकती है तो किसी से जीवन छीन भी सकती है। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। मैं एक मीडिया पर्सन के माध्यम से ये कहा गया है कि बेगुनाही की अपेक्षा, डॉक्टर अर्चना शर्मा बेगुनाही की अपेक्षाएं रखती है समाज से, गृह मंत्रालय से, पुलिस से, न्यायालय से। आखिर क्यों है ये स्थिति, क्यों डिमांड है उनकी? जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मीडिया ने यदि उसको इस ढंग से प्रसारित नहीं किया होता, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि डॉक्टर ने सुबह अखबार में उन सुर्खियों को नहीं देखा होता, यदि उसके अंतर्गत 302 की धारा उन्हें छपी हुई नजर नहीं आती, तो संभवतः एक बार के लिए कुछ समय गुजरता, कुछ लोग पहुंचते और वो मामला डिजोल्व होता और गुस्सा शांत होता, परिजनों को समझाया जाता जैसा कि आमतौर पे होता है, और ये घटनाएं नहीं होती तो कोई ना कोई वजह रही होगी। उसका मरना बेगुनाही साबित कर भी दे, बावजूद इसके बेटी को मां, पति को पत्नी का एहसास कैसे दिलाया जा सकेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने तो एक नोट लिख दिया, अपेक्षाएं हैं उन्हें इस बात की कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन वो बच्ची जिसका भी पत्र वायरल हो रहा है, उसकी फ्रेंड ने भी उसके लेटर को वायरल किया है और वो कह रही है कि मैं अपनी माँ को बहुत लाइक करती हूँ, वो मेरी सुपर हीरो हैं, वो मेरी रोल मॉडल हैं। और इतना ही नहीं कि यदि मैं नहीं रोऊंगी, उन्होंने लिखा है, मुझे इस वर्ड को बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि यदि मैं नहीं रोती हूँ तो लोगों को यह लगेगा कि मेरी माँ के चले जाने का मुझे दुख नहीं है, और यदि मैं रोती हूँ तो निसंदेह आप सब लोग रोने लगेंगे। उस बच्ची को सोचो जिसकी रोल मॉडल उसकी माँ रही हो, गोल्ड मेडलिस्ट माँ की वो बेटी जिसकी माँ अचानक चली जाती है, या उसके सामने हॉस्पिटल को चारों तरफ से हजारों लोगों के द्वारा घेर लिया जाता है, घेरने के बाद उन पर आरोप लगाए जाते हैं। उन परिस्थितियों को समझना कितना मुश्किल होगा, कैसे उसे टॉलरेट किया गया होगा, एक बड़ी बात रही है।
दौसा जिले के लालसोट कस्बे की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में राजस्थान ही नहीं अपितु देश भर में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ दर्ज हत्या के केस से आहत होकर उसने मौत को संभवतः गले इसलिए लगा लिया ताकि उसकी बेगुनाही को साबित किया जा सके। मौत को गले लगाने से पूर्व डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट के जरिए जो अपील की, वो अपील बहुत ही पीड़ाकारक है। आपका यह मानना कि मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। डोंट हरेस इनोसेंट डॉक्टर्स। धरती का भगवान कहलाने वाले डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा मौत से पहले आमजन से सुसाइड नोट के जरिए यह अपील किया जाना न केवल हर एक व्यक्ति इस अपील के प्रति स्तब्ध है, बल्कि जैसे दिल को झकझोर कर रख देने जैसी बात कही जा सकती है। इतना ही नहीं, एक जगह तो यह भी छपा है कि मैं मेरे पति और बच्चे से बहुत प्यार करती हूं, कृपया मेरे मरने के बाद उन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को भी नहीं मारा। पीपीएच एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो। मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। प्लीज, लव यू, प्लीज मेरे बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने देना। प्रदेश भर में आक्रोश कुछ इस कदर बढ़ चला है कि दोषी व्यक्ति किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। यह भी मीडिया अपनी बात को रख रहा है। एक और जहां राजस्थान चिकित्सक समुदाय में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है, धरने, प्रदर्शन, रैली और कार्य बहिष्कार किए जा रहे हैं, तो वहीं समाज विशेष के लोगों में भी एक तरह से आक्रोश हो चला है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के द्वारा की गई अपील का प्रयास इस कदर से किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा समीक्षा बैठक के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत संबंधित 3 अधिकारियों को यथास्थिति से डिस्टर्ब कर दिया जाना, कि उनकी नजर में कोई समाधान हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अपील, इस तरह के सुसाइड नोट, जिसने मानवता से जुड़े हुए उन रिश्तों को इस तरह से हिलाकर रख दिया है, इन सब चीजों का आखिरी परिणाम क्या होना चाहिए, किस तरह से इस तरह के आरोपों पर अंकुश लगाया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप इसमें बताएं कि इस पूरे प्रेस नोट को जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया आपको, एज ए चिकित्सक आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप भी सर्जन हैं, आप भी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, बहुत सारी चीजों को रखते हैं। इस वक्तव्य को सामने लाने का पर्पज यह है कि आवाम इस पीड़ा को समझे और आपके द्वारा समझाइश की गई इस बात को हृदयंगम करें। तीनों पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सस्पेंशन और ट्रांसफर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दूसरा, जब चिकित्सक के सामने किसी की मौत होती है, उसका चिकित्सक से कोई रिश्तेदारी का संबंध नहीं होता, लेकिन चिकित्सक को जो दुख महसूस होता है, जो मैंने मेरे जीवन में किया है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और किसी की जान बचाने से जो खुशी होती है, उसका भी आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको केवल आप महसूस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है। बहुत बड़ी बात आपने बताई है। दूसरा क्या है कि चाहे कुछ भी किया जा सके, कुछ भी पनिशमेंट हो, लेकिन उस बच्चों को उसकी माँ और पति को पत्नी अब कभी नहीं मिल पाएगी, और ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी क्षतिपूर्ति इंसान के हाथ में नहीं है। निसंदेह डॉक्टर साहब ने जो बात कही है वो उसी प्रेस नोट से जुड़कर है कि ये एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। दोषी को सजा मिल सकती है, लेकिन बेटी को माँ और पति को पत्नी का साथ अब दोबारा नसीब नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये जो इंदौरिया टाइम्स के द्वारा समय समय पर मुहिम चलाई जाती रही है, समसामयिक विषयों को टच किया जाता रहा है, आप बराबर स्टूडियो का हिस्सा रहे हैं, इस तरह की परिचर्चाओं को लेकर क्या आवाम को फायदे हो सकते हैं? इंदौरिया की इस पहल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश जी, आप जो इस तरह के विषय होते हैं उनको उन पे परिचर्चा करके और उन विषयों के विशेषज्ञों से बात करके जो रूट लेवल पे उस समस्या तक जाते हैं, और वो मैसेज आम पब्लिक, इस क्षेत्र की पब्लिक ही नहीं, पूरे राजस्थान और यहाँ तक कि राजस्थान से बाहर के राज्यों तक पहुँचती है, वो निश्चित रूप से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का एक माध्यम है। जैसे बात की जाए आज के विषय की, तो आज आपने जैसे प्रश्न पूछा कि भाई कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंसी में क्या कोई फर्क है क्या? मेरा आम पब्लिक या मेरा आम आदमी जो है इस बात से वाकिफ नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, भाई बीमारी की जटिलता क्या है और लापरवाही क्या है। इन दोनों चीज़ों में भेद जो है आज निश्चित रूप से बहुत सारी आदमी इस बात को जान पाएंगे कि हर बीमारी के साथ जटिलता होती है, और नेग्लिजेंसी या लापरवाही जो वाली बात है
वो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% डॉक्टर जो है कोई नेग्लिजेंट नहीं है, हम भी समाज के हिस्से हैं और सभी तरह के व्यवसाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका कि स्तर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता और नेग्लिजेंसी भी हो जाती है। लेकिन उस एक दो व्यक्तियों की वजह से संपूर्ण जो है, जैसे चिकित्सक संपूर्ण डॉक्टर्स को उसी नज़रिए से देखना ये तो सारे ही लापरवाह हैं या ये तो सारे ही बेकार हैं, ऐसा कहना कतई ही जो है ना सही नहीं है और ये समाज के हित में भी नहीं है। अगर हम सभी डॉक्टर्स को इस नज़रिए से देखेंगे, शंका की दृष्टि से देखेंगे, तो डॉक्टर मरीज को बचाने पे ध्यान नहीं होगा। डॉक्टर का ध्यान सिर्फ अपनी मान मर्यादा, अपने सम्मान को बचाने पे ध्यान होगा कि मैं इन लोगों से कैसे अपने सम्मान की रक्षा करूं। मरीज को बचाने वाला भाग जो है वो पृष्ठभूमि में चला जाता है जी। तो इस तरह की बातें जो है आपके चैनल के माध्यम से आम पब्लिक तक जो पहुंचती हैं, उससे निश्चित रूप से जागरूकता आती है पब्लिक में, और ये जो समस्याएं हैं, मोटी समस्याएं हैं, इनमें निश्चित रूप से भविष्य में कमी आएगी। और इसके साथ ही जैसे आज हमने परिचर्चा की, तो ये एक प्रशासनिक शिथिलता का भी उदाहरण है जी। जो गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013-2014 में फाइनल किए थे एक निर्णय के द्वारा, और वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सभी स्टेट्स को निर्देश दिए हैं और वो स्टेट्स उसकी पालना के लिए आज तक एसओपी नहीं बना पाए, कोई कमेटी गठित नहीं कर पाए। जब डॉक्टर अर्चना शर्मा एक ब्रिलियंट डॉक्टर ने जब सुसाइड कर लिया, तब प्रशासन जगा। जैसा कि आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, उन्होंने जांच जो है 29 मार्च को संभागीय आयुक्त को सौंपी है जी। और 30 मार्च को उन्होंने जो है कमेटी का गठन किया है कि ये कमेटी इस तरह के मुद्दे जो हैं उनमें एसओपी जारी करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करेगी। भाई कहाँ गए थे इतने सालों से? वो निर्णय तो 2014 का है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने आपको 7-8 महीने पहले 29 सितंबर को जो है ये लिखा है, उन्होंने नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपने लेटर नंबर 22,426 डेटेड 29/9/2021 को लिखा है कि ये इन गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। उन्होंने एसओपी बताई है, उस एसओपी को जो है ये उन अधिकारियों या पुलिस विभाग तक नहीं भेज पाए जिनको कि उसकी पालना करवानी थी। यदि ऐसा हुआ होता तो संभवतः वो असामाजिक तत्व हावी ना हुए होते और ये स्थितियां नहीं बनती और केस 302 में सीआई दर्ज नहीं करता। निश्चित रूप से वो इस बारे में अनभिज्ञ है। एसओपी जब एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सारा कुछ ये करके वो रखा है, सिर्फ एक आपको जो इस तरह की जो जांच एजेंसी हैं या जिनको इसका पालना करनी है उन तक भेजने में जो है इतना समय लग गया। ये प्रशासन सोया हुआ था। अगर डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड नहीं करती तो ये प्रशासन पता नहीं कितने सालों तक सोता रहता। क्या ऐसी घटना पहली बार हुई है? ऐसी घटनाएं 7-8 साल से हो रही है, 7-8 साल से बहुत भारी संख्या में हो रही हैं। अपने छोटे से क्षेत्र में देखिए ना, कम से कम 8 या 9 तो इस तरह के मामले कि चिकित्सालय के सामने इस तरह के अनहोनी होने के बाद में डेड बॉडी को ला के रख देते हैं और मौताने की मांग होती है, जिसमें समझौता करवाने में आम पब्लिक और प्रशासन और पुलिस सारे होते हैं। पुलिस उसका समझौता करवाती है। क्या ये नियम या विधि के अनुरूप है या नियमानुसार है? ये नियम विरुद्ध है। ये भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग का धंधा है, उसी में सभी का बंटवारा होता है। तो ये गलत बात है और प्रशासन सोया हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा तो चली गई, लेकिन प्रशासन इतने दिनों से सोया हुआ था, अब उसकी मौत के बाद जग रहा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर उसने आत्महत्या नहीं की होती तो ये प्रशासन अब भी सोता रहता। बेशक चिकित्सक मानने को तैयार नहीं है कि वो धरती के भगवान है, वो भी एक इंसान है, ये इनका बड़प्पन है। लेकिन जब भगवान बोलेगा तो बेबाक बोलेगा, और आज उन चीजों के ऊपर बोला गया है जिसके बारे में जल्दी से कोई चिकित्सक बोलने का साहस नहीं कर पाता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आसपास के ओरे को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया इंदौरिया टाइम्स की हौसला अफजाई के लिए। लेकिन आपने जो बात कही है कि परिक्षेत्र कोटपुतली के अंतर्गत भी एक नहीं लगभग 8 से 10 घटनाएं ऐसी हैं जो ज्वलंत घटनाएं कही जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत डेड बॉडी को हॉस्पिटल परिसर में रख करके उसके सामने रखकर जिस तरह का बबेला मचाया जाता है, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। उस स्थिति के अंतर्गत उस चिकित्सक परिवार का क्या होगा जो कि कहीं हॉस्पिटल के ऊपरी मंजिल के ऊपर वो परिवार रह रहा होता है और नीचे हॉस्पिटल को घेर लिया जाता है।
मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है। एक बार तो न केवल डेड बॉडी को रख लिया जाता है बल्कि एक गाड़ी के अंतर्गत लकड़ियां भी मंगवा ली जाती हैं और यह कह दिया जाता है कि इसका अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। अब देखिए स्थिति क्या होती है। मैं बिना हॉस्पिटल का नाम लिए हुए कोटपुतली क्षेत्र की उस घटना को भी चिन्हित करना चाहूंगा कि अचानक पैसे की बोली को लेकर के कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जाती हैं, पथराव किया जाता है और उस घटना को देख करके चिकित्सक फैमिली की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि वो कमरा बंद करके बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हैं। और मुझे उसको कवर करने का मौका मिला, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस घटना का। उस दिन डॉक्टर ने, उसकी फैमिली ने ये कहा था, इतने रोते हुए डरे हुए भाव में, आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि हम इस प्रोफेशन को छोड़ देंगे, हम कोटपुतली को छोड़ देंगे, हम डॉक्टरी नहीं करेंगे, अपने बच्चों को इसमें नहीं लाएंगे। ये वो पीड़ा थी जिस पीड़ा के अंतर्गत वो इतनी दहशत के माहौल में आ गए थे कि यदि इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, असामाजिक तत्वों को नहीं रोका गया, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को यदि सरकार ने प्रचारित और प्रसारित नहीं किया और अयोग्य पुलिस अधिकारियों की वजह से यदि इस तरह के 302 के मामले दर्ज होते रहे तो एपीओ किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आवाम को उठना होगा, जागरूकता का परिचय देना होगा, तभी कहीं जाकर इन चीजों पर विराम लगाया जा सकेगा। स्थानीय कोटपुतली स्तर पर इस घटना को लेकर क्या कुछ किया गया है? क्या कोई ज्ञापन दिया गया, कोई रैली दी गई, किस तरह का आश्वासन मिला? और चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक रैली भी निकाली गई थी जिससे ज्ञापन दिया गया था, जो एसडीएम साहब को दिया गया था जी। उसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों में कार्य का बहिष्कार किया गया था। कुछ जगह तो बिल्कुल इमरजेंसी के अलावा ओपीडी बंद थी। सिर्फ ये नहीं कि जनता परेशान हो, इमरजेंसी चल रही थी क्योंकि इमरजेंसी बहुत जरूरी चीज है। ये भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है डॉक्टर, जरूरी है, हमारे लिए मजबूरी है। जी। हम कितने भी गुस्से में हो लेकिन हम पेशेंट को देखना बंद नहीं कर सकते कि जो आदमी मर रहा हो जी। तो इसलिए हमने चालू रखी थी। लेकिन बाकी जनता को ये दिखाने के लिए कि हम आक्रोशित हैं, हमने थोड़ा ओपीडी बंद की थी आउटडोर, और उसके बाद जो इमरजेंसी थी उसको चालू रखा था। इसके अलावा मैं आपके इंदौरिया टाइम्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे ज्वलंत मुद्दे जनता के बीच में लाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया वो चीज़ है, एक कांच की तरह है जो दिखता है, समाज का आईना है वो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ आईने खराब होने लग गए हैं, इसलिए मेरे कहते हुए लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ अभी भी अधिकतर मीडिया के लोग बात अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही करते रहें और जिससे कि समाज की जो बुराइयां हैं वो दिखाई जा सके और अच्छाइयों को भी दिखाया जा सके। सिर्फ बुराइयां दिखाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अच्छाइयां दिखाने से भी लोगों में मोटिवेशन आता है। वो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। वार्ता के अंतिम दौर में जाने से पहले मैं फिर डॉक्टर साहब की बात को चिन्हित कर रहा हूं। मैं कुछ बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं। एपिसोड बेशक लंबा हो रहा है लेकिन मैं उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये प्रोग्राम पूरा आवाम से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को हमें समझना होगा। एक तरफ हम हॉस्पिटल का घेराव करते हैं, एक तरफ किसी तरह से असामाजिक तत्वों के माध्यम से हम 302 का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। उन सब के हालात के अंतर्गत उस व्यक्ति को अपने जीवन से समझौता कर देना पड़ता होता है। लेकिन डॉक्टर, मुझे याद नहीं आता कि जिस हॉस्पिटल को घेरा गया हो, जिसको गाली गलौज की गई हो, जिसकी प्रतिष्ठा को तार तार किया गया हो, उस डॉक्टर ने कभी उस पीड़ित पक्ष के ऊपर कोई मानहानि का दावा किया हो। मुझे याद नहीं आता कभी डॉक्टर ने उसको कभी पार्टी बनाया हो। जब डॉक्टर पार्टी नहीं बना रहा है, यही भगवान जैसी उदारता है। जब वो हमारी विषम परिस्थिति में भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते तो हमें यह समझना होगा कि हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, समझाइश में वो ताकत होती है। बैठकर उसका नतीजा निकाला जाना चाहिए, तभी कहीं जाकर इन चीजों पर विराम लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मीडिया के संदर्भ में इस तरह की वार्ताओं को लेकर आप कैसा फील करते हैं और क्या मैसेज करेंगे? जैसे भदौरिया जी ने कहा कि मीडिया एक आईना होता है, तो मीडिया समाज में जो डॉक्टर की अच्छी कार्यशैली है उसको प्रसारित करना चाहिए कि डॉक्टर का उद्देश्य केवल मरीज को सहायता प्रदान करना, मरीज की जान बचाना है, न कि मरीज को दुखी करना या मरीज की जान लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल समय निकाला है और न केवल समय निकाला है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए बाय लॉज सारे नियम तथ्यों के साथ आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अभी वो समय इतना नहीं है कि इन सारी चीजों का खुलासा हो। निसंदेह काम सरकार का है कि सरकार अवेयरनेस का परिचय दे, आम व्यक्ति तक के सारे डिसीजन पहुंचे
और आपके माध्यम से जो चीज आज इंदौरिया टाइम्स को उपलब्ध करवाई गई है, निस्संदेह मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूं कि हम इंदौरिया समाचार जगत और इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से अवेयरनेस का परिचय देते हुए आम जन को ये बताने का प्रयास करेंगे कि किन संदर्भों के अंतर्गत डॉक्टर को हम एक आरोग्य कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं और कहां हमारे अपनी वीकनेस, हमारी अपनी कमजोरी के चलते हुए हमारे को बताई गई डॉक्टर की दिशा निर्देश के अभाव में कैसे हम मरीज के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं और लास्ट में ठीकरा डॉक्टर पर फोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।